औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द कर्वेचर के। जब भी कर्वेचर के की बात होगी तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जबकि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन 3 डायमेंशन के अंदर हो, या तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो ये देखें जी, हमारे पास अगर 2D में भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके अंदर ये होगा कि यहाँ 0K लिख देंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये J है, हमारे पास ये I कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट हमारे पास है, और ये जे और ये के। तो उस सूरत हाल के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, यानी अगर 2 डायमेंशन होगा तो ये के का कंपोनेंट यहाँ पर 0 लिख देंगे। फ़िलहाल ये हम यहाँ पे लिख रहे जी 3 sin t, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 cos t, जे यूनिट वेक्टर प्लस 2t के यूनिट वेक्टर। हमने फाइंड आउट करना है t इज़ इक्वल टू 4π/3 पे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t, यानी विद रिस्पेक्ट टू t हम जो है यहाँ पे करेंगे। तो dr/dt इज़ इक्वल टू 3 cos t, sin t का डेरिवेटिव cos t, और माइनस 3 sin t और j, चूँकि ये cos t है। उसके बाद प्लस 2k वेक्टर हमारे पास होगा। अगेन फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम r डैश टी कंसीडर कर लेते हैं, r डैश टी, और इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1 हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगेन डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, t से हम जो है यहाँ पे करेंगे तो r डबल डैश टी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा -3 sin t आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये cos t का डेरिवेटिव sin t। उसके बाद -3 cos t j प्लस 0k, विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये d2r/dt2 हमारे पास लिखा जा सकता है, d2r/dt। और इसके अंदर अगर हमारे पास डिपेंड कर रहा है r वेक्टर t पर, अगर थीटा पर होगा तो फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम यहाँ पे कर लेंगे। ये जिस तरह ये है t की जगह थीटा आ जाएगा तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। उसके बाद जी फिर हम यहाँ पे कैपा का फार्मूला लिखेंगे, या पहले हम r डैश टी क्रॉस r डबल डैश टी, यानी a क्रॉस b का फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये इस तरीके से हम करेंगे आई जे के। और सबसे पहले r डैश हमारे पास ये है 3 cos t, और j कंपोनेंट इसका -3 sin t और इंटू 2, ये हमारे पास 2। उसके बाद फिर ये हमारे पास है r डबल डैश की, ये हमारे पास चूँकि a क्रॉस b हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो -3 sin t -3 cos t इंटू 0, और इसका डिटर्मिनेंट ये a क्रॉस b को बाय डेफिनेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 3 cos t -3 sin t 2, और उसके बाद -3 sin t -3 cos t और 0 हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं, r डैश टी क्रॉस r डबल डैश टी इज़ इक्वल टू आई कंपोनेंट, और ये इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इधर प्लस 6 cos t हमारे पास लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस जे कंपोनेंट में ये इसके साथ आएगा तो -9 cos स्क्वायर t, और फिर उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो -9, क्योंकि पहले प्लस होगा फिर उसके बाद ये माइनस हो, एक और माइनस की वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा sin स्क्वायर t। ये जे कंपोनेंट आ गया। फिर उसके बाद के कंपोनेंट, यानी सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, 3 cos t पहले 0 होगा, यहाँ पे 0 आएगा जी आपके पास 0, क्योंकि ये करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा फिर दोबारा लिख ही लेते हैं, लिख ही नहीं तो बेहतर है। -j इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आपके पास प्लस बन जाएगा 6 sin t। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा प्लस के,
के में ये इसके साथ आएगा -9 कॉस स्क्वायर टी, और उसके बाद माइनस आगे आप इसके बाद -9 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि ये 3 माइनस हो जाएंगी, पहले ये प्लस होगा फिर एक और माइनस आएगी तो फिर ये हमारे पास लिखा जाएगा। तो आई जो होगा वो हमारे पास इसमें आर यूनिट टी क्रॉस आर डबल डैश टी, क्योंकि डिपेंड टी पे कर रहा है इसलिए यहाँ पे टी लिख रहे हैं। अगर थीटा होगा तो थीटा के हिसाब से लिखेंगे। ये आ जाएगा जी 6 कॉस टी आई यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये माइनस, ये हमारे पास -6 साइन टी जे यूनिट, और इसमें से -9 कॉमन निकाल लें, -9 तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और इनटू के यूनिट वेक्टर। इसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश टी और 6 कॉस टी आई -6 साइन टी जे, और देन आपके पास -9, क्योंकि ये कॉस के टी और प्लस साइंस के टी जो है वो 1 के इक्वलेंट हमारे पास हो जाएगा। फिर इसको यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसकी पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जी। मैग्नीट्यूड यानी आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर की मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ज़रा डबल नोटेशन इस्तेमाल कर ली। 36 कॉज स्केयर टी आई कंपोनेंट का स्केयर जे कंपोनेंट का स्केयर साइन स्केयर टी, और फिर उसके बाद माइनस ये प्लस 81, ये मैग्नीट्यूड आ गई। एक्स कंपोनेंट आई कंपोनेंट का स्केयर जे कंपोनेंट का स्केयर और उसके बाद क्या कहते हैं के कंपोनेंट का स्केयर। तो आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश टी की मैग्नीट्यूड हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 36 कॉमन ले लें, 36 कॉमन तो उसके बाद कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 81, तो आपके पास ये आ जाएगा जी 36 यानी 36 ये 1 हो जाएगा और प्लस 81 अंडर रूट, तो ये हमारे पास होगा 8 3 11 7 117 अंडर रूट आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश टी और इसकी मैग्नीट्यूड, यानी ये हमारे पास आ गई। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कैपा यानी कर्वेचर हमारे पास, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा दिया जाए तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल ये हमारे पास आ गया जी। अब हम जो है आर डैश टी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इसको जो करना है इसकी मैग्नीट्यूड या दूसरी चीज़ें एट दिस पॉइंट करना है। टी इज़ इक्वल टू हमारे पास 4π/3, टी इज़ इक्वल टू 4/3 इज़ इक्वल टू 117। चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसमें टी आया ही नहीं तो मैग्नीट्यूड क्या चेंज होनी, तो लिहाजा यही हमारे पास इसका जो है वो जवाब आ गया। और दूसरा स्टेप, अब स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम कैपा की वैल्यू रखते हैं, यानी कैपा का फार्मूला अगर आपके जहन में हो तो ये हमारे पास है आर डैश टी क्रॉस आर डबल डैश टी और इसकी मैग्नीट्यूड ओवर आर डैश टी और मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी ये हमारे पास इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम जो है यहाँ पर 2 कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जहन में रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो कैपा जो मालूम कर रहे हैं, जबकि ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेशक आप लिख लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कि वो भी, यानी वो आपके पास सर्कल जो कि
जिस पॉइंट के ऊपर हम कर्वेचर डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाते हैं, उसका रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों ही आसान होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो t इज़ इक्वल टू 4π/3 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव r' जो है इसको इस वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करना है, जो कि r' ये है हमारे पास -3 cos t -3 sin t j प्लस 2k। इसमें हम वैल्यू 4π/3 जो है वो यहाँ पे रखेंगे, ताकि हम जो है इसके फार्मूले के अंदर कैपा के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। ये मैंने सामने इसलिए लिख दिया है ताकि आसानी के साथ सब्स्टिट्यूशन मुझसे हो सके। तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो रखनी है 4π/3। तो 3 हमारे पास हुआ 3 cos 4π/3 t की जगह, या थीटा होता तो थीटा की जगह रख देते I यूनिट, और -3 साइन, और उसके बाद क्या कहती हैं हमारे पास, या हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते फिर हम वैल्यू रख लेते, तो ये भी बेहतर था। 4π/3 और उसके बाद प्लस 2k। तो अब हमारे पास r' और उसके बाद एट दिस पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है 4π/3। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 3, और cos 4π/3 की वैल्यू जो है -1/2, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसके अंदर प्लस यानी I यूनिट, और -3 sin π/4 की वैल्यू है 3 अंडर रूट और माइनस की डिवाइड बाई 2 जे यूनिट, और प्लस 2k। उसके बाद r' हमारे पास एट दिस पॉइंट, यानी ये t इज़ इक्वल टू 4π/3 हमारे पास क्या होगा जी, -3/2 I यूनिट माइनस प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट बाई 2 प्लस 2k। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लें आप, पहले ले लेते तो तब भी बेहतर था मेरे ख्याल में। पहले से मुराद ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ ले लेते मैग्नीट्यूड, हम इसके बाद में t इज़ इक्वल टू 4π/3 सब्स्टिट्यूट करते। उसकी वजह ये है कि उसमें एंगल जो था वो हमारे पास सेम होने की वजह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो सी थी वो आ जाती। फ़िलहाल हम इस तरह भी ले सकते हैं। ये चलें, एक और व्यू आपने देख लिया। तो पहले का आई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 9/4 आ गया, देन जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 3 × 9 और 27/4 आ गया, और प्लस 4 एट दिस पॉइंट t पाई इज इक्वल टू 4π/3। तो r' हमारे पास है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, तो हमारे पास इसका आंसर जो सा होगा वो क्या आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 52 अंडर रूट बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। ये r' की वैल्यू आई, और कैपा का फार्मूला जो हमने पहले भी लिखा था दोबारा लिख देते हैं, r' क्रॉस r" और मैग्नीट्यूड हमारे पास, और डिवाइडेड बाई आपके पास r' की मैग्नीट्यूड और उसके बाद हमारे पास पावर 3 एट द पॉइंट, जो पॉइंट हमें यहाँ कहा गया t इज़ इक्वल टू 4π/3। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, t इज़ इक्वल टू लिखना चाहिए 4π/3। तो कैपा या कर्वेचर हमारे पास ये आया जी, k इज़ इक्वल टू, इसका आंसर जो था वो था 117 अंडर रूट, जो आप देख सकते हैं बैक वीडियो करके कि ये इसका आंसर आया था ओवर एट दिस पॉइंट t इज़ इक्वल टू 4π/3, क्योंकि उसमें कांस्टेंट आ गया था, लिहाजा वैल्यू रखने की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद ये हमारे पास 52 अंडर रूट बाई 2 और इसकी पावर क्यूब, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं 117 अंडर रूट और 52 3/2 और यहाँ पे इंटू 8। ये हमारे पास है कर्वेचर एट दिस पॉइंट t π/4। तो उसके बाद कर्वेचर, अगर हमें ये कहा जाता कि रेडियस, ये भी चलें हम सवाल कर ही लेते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर,
रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो वो उसका फार्मूला ये था k इज इक्वल टू 1/r, या r को इधर ले जाएं, r इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1/k, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, अब ये k की वैल्यू ये है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 52 रेज टू पावर 3/2 ओवर 8 117 अंडर रूट। अगर हम इसको करना चाहें, देखना चाहें, तो वो ऐसे है, ये हमारे पास ये एक रफ़ आइडिया है, 100% ये ट्रू नहीं है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर t इज इक्वल टू π/4 है फॉर एग्जांपल, तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल बनेगा, वो हमारे पास ये बनता है फॉर एग्जांपल। तो इसका जो ये वाला रेडियस है r, ये हमने फाइंड आउट किया है, ये r, यानी ये एक रोड है जिसके ऊपर हम जो है एक कार लेकर जा रहे हैं। अगर आपके पास रेडियस बड़ा हो गया, यानी ये इंस्क्राइब्ड सर्कल हम बनते रहेंगे, और भी बनेंगे, ये देखें एक मिनट, यूँ भी बनते, कोई छोटे होंगे कोई बड़े होंगे हमारे पास है। इसका फ़ैसला जो है वो हम इसके मुताबिक भी कर सकते हैं। ये जो रेडियस हमने फाइंड आउट किया, यानी कि रेडियस हमने ये वाला फाइंड आउट किया, ये k की वैल्यू को हमने ये इसके, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो फिर इसके अंदर से k की वैल्यू रखी, k की वैल्यू ये थी, इसका रेसिप्रोकल किया, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया।